भारत वो देश है जो अपने भारतीय इतिहास, कला, भाषा, संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और ये खूबसूरती भारत की और बढ़ाता है। सभी को नमस्ते, राम राम। स्वागत है मेरे इस महाकुंभ के महाब्लॉग में। और इस खूबसूरती में हाइलाइटर का काम करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति और उसके मेले, जो कि हर वर्ष हर भारतीय में एक ऊर्जा का संचार करने का काम करते हैं। और इन मेलों में मुख्य मेला कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, गोमपा मेला और गंगा सागर मेला है। अब यह मेला न सिर्फ एक भारतीयों के लिए रह गया है, अपितु ये विदेशियों के भी आस्था का केंद्र बन चुका है और अब इसे पूरे विश्व में धार्मिक यानी रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि यूनेस्को ने 2017 में को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि ये भारत की वो परंपरा है जिसको सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता अनुसार सभी श्रद्धालु इन नदियों में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को पाप मुक्त करते हैं। मान्यता ये भी है कि यदि श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से स्नान करेंगे तो जीवन एवं मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस मेले का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। यह मेला त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, गंगा तट हरिद्वार, गोदावरी तट नासिक और क्षिप्रा तट उज्जैन में प्रत्येक 12-12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। पर इसमें कब और किस जगह पे ये मेला लगेगा ये एस्ट्रोलॉजिकल गणित के द्वारा ही तय किया जाता है और जिसके लिए बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का एक ग्रह है, उस पे दृष्टि रखी जाती है और उसी पे गणना के आधार पे इन चारों जगह में से किस जगह मेला लगेगा इसको तय किया जाता है। आज हम कुंभ मेला के धार्मिक परिप्रेक्ष्य, महत्व एवं इतिहास पर बात करेंगे। कुंभ मेले का नाम किसी भी हमारी वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलता है। वहाँ पे जो देखा गया है वो प्रयाग स्नान या फिर माघ स्नान के नाम से देखा गया है। लेकिन हाँ, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और भी पौराणिक ग्रंथ, उसमें इनके इन स्नानों के पीछे की कथा का वर्णन अवश्य मिलता है। इन किताबों में कुंभ मेला को अमृत से भरे घड़े के रूप में बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ मेले का वर्णन धार्मिक एवं बड़ा समागम के रूप में मिलता है, जिससे मिलके ये पूरे कुंभ मेले का अर्थ निकलता है। मतलब यह त्योहार अमृत से भरे जल स्रोतों के निकट मनाया जाने वाला एक उत्सव है। अब प्रश्न ये उठता है कि अमृत, पानी और उत्सव का आपस में क्या महत्व है। तो चलिए वेदों की तरफ, भारतीय वेदों की तरफ चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के कारण सारे देवता स्वर्ग से को छोड़कर धरती पे रहने लगे और स्वर्ग लोक पर राक्षसों का वर्चस्व हो गया। अब ये स्थिति ब्रह्मा जी से देखी नहीं गई और उन्होंने देवताओं को एक सलाह दिया कि अगर वो अमृत पान करते हैं तो उनकी खोई हुई शक्ति उनको पुनः मिल जाएगी। परंतु इस काम में एक बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि वो अमृत का कलश स्वर्ग लोक में ही था और वहाँ पे राक्षसों का वर्चस्व था। अब देवताओं को लगा कि कुछ तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने राक्षसों को अमृत के बारे में बताया और उनको लोभ देके अपने साथ शामिल किया और राक्षस भी अमृत के लिए देवताओं के साथ मिलके स्वर्ग लोक में मंथन प्रारंभ कर दिए। परंतु जैसे ही अमृत का कलश बाहर आया, देवताओं और राक्षसों में भीषण युद्ध होने लगा और ये युद्ध 12 दिनों तक चला, जो कि वहाँ का 12 दिन यहाँ के मानव जाति के लिए 12 वर्षों के बराबर होता है। देवताओं और राक्षसों के बीच होने वाले इस युद्ध के दौरान उस अमृत के कलश से 4 बूंदें इन्हीं महाकुंभ के क्षेत्रों में गिर गई, जिसको
त्रिवेणी का संगम प्रयागराज, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और हरिद्वार की गंगा नदी, नासिक की गोदावरी नदी में ये 4 बूंदें जा गिरी और इसीलिए इन स्थानों पे हर 12 वर्षों के अंतराल पे महाकुंभ मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर गणना के बाद जब ये समय आता है तो ये वही नदियां हैं जो कि अमृत का रूप धारण कर लेती हैं। अब ये तो हो गई पौराणिक कथा की बात। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है। यह हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में तो नहीं मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में इसका महत्व बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, एक स्नान के रूप में बुद्धिज्म के पाली ग्रंथ में मिला है और इसका स्नान का महत्व महाभारत में भी देखा गया है। स्नानों एवं स्थानों का उल्लेख तो हमको इन ग्रंथों में मिलता है, परंतु ये कितने सदियों से चला आ रहा है इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा ही एक उल्लेख 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक में मिलता है, जो कि उस टाइम राजा हर्ष के समय में आए थे और वहाँ पे स्नान का जिक्र मिलता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रयाग शहर को हिंदुओं का चर्चित शहर बताया है और इसे मंदिरों का शहर बोला है। साथ ही इन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी नदियों का स्थान बोला है और प्रथम बार इसको लिखित सबूत के रूप में माना जाता है, जिसे माघ मेला के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं जो कि धार्मिक की चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लेखों में माघ मेले के नाम से, जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है, उसका जिक्र मिलता है। वैसे तो प्रयाग में हर साल स्नान होता है, परंतु 12 साल में एस्ट्रोलॉजिकली जो स्नान होता है उसका एक विशेष महत्व होता है, जिस वजह से इन 12 वर्षों में लगने वाले महाकुंभ में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। प्रयाग स्नान का जिक्र 16वीं शताब्दी की पुस्तक रामचरितमानस एवं आईने अकबरी में भी मिलता है। मध्यकालीन भारत की अन्य पुस्तकों में भी अब ये प्रयाग और हरिद्वार में जो स्नान होता था उसके साथ साथ अब उज्जैन, नासिक में भी ये नहान का जिक्र देखा जाने लगा है। लेकिन इसे यहाँ पे प्रयाग स्नान नहीं, सिंहस्थ मेले के नाम से देखा जाता है। 19वीं शताब्दी तक कुंभ मेले का जिक्र कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं मिलता है। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, इन सारे शब्दों का प्रयोग 19वीं शताब्दी के बाद देखने को और सुनने को मिलता है। 1868 में प्रयाग मेले की रिपोर्ट को ब्रिटिश अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश सरकार है, उसके समकक्ष कुंभ रिपोर्ट के नाम से पेश की। इसके बाद प्रयाग मेले को कुंभ मेले का नाम दे दिया गया और इसके बाद अन्य जगहों पे, प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में, सभी जगह पे इसे कुंभ स्नान के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिला दी और पंडितों को खुश कर दिया। उस टाइम तो पंडित खुश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशों ने अपनी एक चालाकी दिखाई और वहाँ पे जनरेट होने वाला, जो बहुत लार्ज स्केल पे जनरेट होता था, टैक्स रेवेन्यू को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद इसको अंतरराष्ट्रीय और सब जगह के रूप में ख्याति मिल गया। माघ मेला, यही प्रयाग मेला 12 वर्षों पे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल गणित के साथ कुछ ऐसा आवरण बनाता है जिसको कि कुंभ मेला के नाम से आज विश्व में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे महाकुंभ के महत्व के बारे में। प्राचीन काल से ही ये अपने सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक महत्व को बनाए हुए है। यहाँ पे इस समय जन सैलाब, साधु संत, बहुत सारे अखाड़ों का जमावड़ा होता है। यहाँ पे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शिक्षाओं पे चर्चा होती है, बहुत सारे कर्मकांड होते हैं और बहुत सारी सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस समय जन सैलाब की वजह से इसका बहुत आर्थिक, व्यापारिक महत्व होता है।
अब अगर हम इसको आज़ादी से जोड़ के देखें तो 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, इन सब का लेके यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। यहाँ पे जो धार्मिक कर्म के जो कर लगाए जाते थे, धार्मिक कर के खिलाफ आंदोलन हुआ है। जबरन जो धर्म परिवर्तन कराए जाते थे उस पे चर्चाएं हुई हैं और यह एक हमारे आज़ादी दिलाने का अभिन्न अंग के रूप में सामने आया है। प्रयाग कुंभ मेला के दौरान ही सनातन धर्म जो संगठन था वहाँ पे BHU जो कि काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा ही उसको बनवाया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी, ये तय किया गया था। आज कुंभ मेला हिंदुत्व राजनीति, हिंदू मूवमेंट से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं उसका एक गढ़ है। ये कुंभ मेला अपने आप में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत विशेष महत्व रखता है। जब आजादी हुई थी उस समय कुंभ मेला का जो भीड़ था वो 5 मिलियन के आसपास था, जबकि 2019 में किए गए सर्वे के हिसाब से पता चला है कि इस बार की भीड़ 200 मिलियन हो गई है। 2019 में जब प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा था उस समय हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने 42,000 मिलियन रुपए खर्च किए थे और इन रुपए को उसने टेंट सिटी बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, एयरबेस में, वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब चीजों में बकायदा खर्च किया था। जिस समय 2019 में 42,000 मिलियन रुपए जो गवर्नमेंट ने खर्च किए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च किए गए थे, इससे हमारी सरकार को एक भारी मात्रा में रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ था, जिसका कैलकुलेटेड अमाउंट है 1.2 करोड़ मिलियन, जो कि 1.2 लाख करोड़ रिटर्न प्राप्त हुआ है। और इस दौरान पब्लिक की सुविधा के लिए बहुत सारे ऐप भी बनाए गए थे। समझने के लिए अगर हम थोड़ा पास से देखें तो वहाँ की जो लोकल मार्केट थी वो बहुत तेजी से बूम की, वहाँ की जो और भी जो ग्रोथ थे, होटल इंडस्ट्री थी, वो सब बूम की और इसी के साथ साथ 6 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वो लोकल इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट किया है। और ये लोकल इकोनॉमी को ही बूस्ट नहीं करता है, साथ ही ये इंडिया लेवल में भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका भी मजबूत पायदान है। तो ये थी कुंभ मेला की कहानी। इस वीडियो में हमने आदिकाल से अब तक की जो भी कुंभ की रिलेटेड बातें रही है वो हमने जाना है। ये आज विश्व के सबसे बड़े समागम के रूप में, धार्मिक समागम के रूप में जाना जाता है। पहले ये भारतीयों, जनसाधारण, साधु संतों, नागा साधु तक ही सीमित था, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने के बाद यह विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय जो श्रद्धालु है, पत्रकार है, यात्री है और या मीडिया का भी क्षेत्र बन चुका है। ये हमारी भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा है, जिसको कि आने वाली पीढ़ी को परंपरा के रूप में दिया जा रहा है, जहाँ भक्ति एवं भाव, पाप एवं पुण्य, सांसारिक एवं आध्यात्मिकता का समागम होता है। इसे आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में दिया जा रहा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसकी जो महत्व है उसको हमारे हाथों में है कि हम इसको किस प्रकार से बना के रख रहे हैं। तो इस बार 2025 के जनवरी 13 से लगने वाले इस महाकुंभ में क्या आप आ रहे हैं? मैं तो जा रही हूँ, आप लोग भी आइए और इस जो बोला जाता है ना कि अमृत स्नान का मजा लीजिए। तो सभी को राम राम। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है इसको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी को राम।